जल्दी से सारे लोग मौजूद रहिए। आप जानते हैं आज 2 जुलाई 2024 से क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभिनंदन। आइए जल्दी से सारे लोग मौजूद रहिए और याद दिलाइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कल हमने पढ़ना शुरू किया था अबाउट गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। और गांधीवादी युग में हमने सबसे पहले गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बात की थी, गांधी जी के जीवन के बारे में बात की थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे पढ़ना गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं के बारे में। गांधीवादी युग, गांधीयन गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। वैसे तो 1919 से लेकर 1942 तक की जो घटनाएं हैं वो गांधीयन एरा मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि 1919 में गांधी जी का सबसे पहला राजनीतिक आंदोलन रोलेट सत्याग्रह माना जाता है, जब रोलेट अधिनियम या रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे और 1915 के बाद से ही वो भारत की राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो चुके थे। पर आपके जीएस स्पेशल और हिस्ट्री स्पेशल में क्या डिफरेंस है? क्या मुझे भी वो बैच लेना चाहिए? मेरे भाई आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? जब आप मुझे एग्जाम बताएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा ना भाई साहब आपको कौन सा बैच लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। चलिए जी शुरू करते हैं पढ़ना गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी 1915, क्योंकि इसी दिन गांधी जी रिटर्न्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी के दौरान 9 जनवरी 1915 को कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, सिर्फ सीजीएल की तैयारी करते हैं और ये रहे। लेकिन अगर आप सीजीएल के साथ साथ देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी देना चाहते हैं, टीजीपीएससी देना चाहते हैं, नेट जेआर देना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, सीडीएस देना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री स्पेशल में अपना अपग्रेड कर लीजिए। परेशानी वाली बात नहीं है भाई, देखो भारत का इतिहास एक ही है। अगर मैं जीएस स्पेशल में रोलेट 1919 लिख रहा हूँ तो मैं भी 1919 लिखाऊंगा, फिर वैसे भी 1919 लिखाऊंगा, कहने का मतलब इतिहास तो सेम रहेगा। मैंने आपसे कहा कि जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इनिशियली सबसे पहले ये मिले गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और उनके कहने पर उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप चुपचाप शांत रहकर लगभग 1 साल भारत का भ्रमण कीजिए। पूरे 1 साल भारत में घूमिए फिरिए और एक्चुअली जानिए कि इस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी जी के कहने पर देश के युवा ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गए। और कहीं ना कहीं आपका इनसाइड क्या है मेरे भाई, मेरा नाम लिखिए अभिषेक अंडरस्कोर सुमन अंडरस्कोर हिस्ट्री, मिल जाएगी तो कर लीजिए वहां पर। ये बाद में देखना, सबसे पहले फॉलो कर लेना। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है भाई? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी तरह लेते हैं। अभी ठीक है? ठीक है आवाज? आरओ एआरओ स्पेशल बैच करवाएगा बेटे, आरओ एआरओ स्पेशल बैच नहीं आएगा, हिस्ट्री स्पेशल पॉलिटिक्स स्पेशल में आप एनरोल कर सकते हैं। आरओ एआरओ सबकी तैयारी वहां से हो जाती है। ठीक है ना? बस ये कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी के कहने पर देश के युवा ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए, जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े। इस उम्मीद में, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे पहले विश्व युद्ध में, तो पहले विश्व युद्ध के बाद ये लोग हमें राजनीतिक अधिकार देंगे, हमारी स्वराज की मांग को स्वीकार करेंगे, कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल कुछ राइट्स मिल पाएंगे, कुछ राजनीतिक अधिकार मिल पाएंगे। और हालांकि 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा भी की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1916 में जब कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ, जहाँ पर लखनऊ का समझौता हुआ, इस अधिवेशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी गए। और फिर 1916 में बिहार के चंपारण से ही एक किसान नेता जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, वही गांधी जी को इनवाइट करने के लिए लखनऊ पहुंचा, गांधी जी से मिलने के लिए। सबसे पहले लिखिएगा इनिशियल मूवमेंट्स, गांधी जी के भारत में शुरुआती आंदोलन। भारत में प्रारंभिक आंदोलन सबसे पहले 1917 में हुआ। भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन एक किसान आंदोलन था, एक पीसेंट मूवमेंट था, कहलाता है चंपारण सत्याग्रह। आप जानते हैं बिहार के चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों ने एक करार किया हुआ था, एक समझौता किया हुआ था कि उन्हें अपने भूभाग के 3/20 भाग पर तिल की खेती करना अनिवार्य है। इसी को तीन कटिया सिस्टम कहा जाता था। तीन कटिया सिस्टम या तीन कटिया प्रथा कहा जाता था। इसी के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कोई आपका फॉलो कर लेना भाई, आपने बड़ा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1917 में चंपारण सत्याग्रह तीन कटिया सिस्टम के खिलाफ किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने गरीब किसानों के साथ एक करार किया था, एक समझौता किया था, या एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। लेकिन 19वीं सेंचुरी के ही शुरुआत में यूरोप में सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया। और जब सिंथेटिक नील का आविष्कार हो गया तो जो भारतीय नील था जिसकी खेती यहाँ के किसान किया करते थे, उसकी जो मांग थी, उसकी जो डिमांड थी, वो पूरी तरीके से पूरे यूरोप में समाप्त हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने अभी भी किसानों से अवैध वसूली जारी रखी। और जब अंग्रेज अभी भी किसानों से अवैध वसूली करते रहे, बस किसानों का ही एक नेता जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, वो लखनऊ गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचा। उसने गांधी जी को चंपारण के किसानों की गंभीर हालत के बारे में बताया और गांधी जी से कहा, उन्होंने आमंत्रित किया कि आप चंपारण आकर वहां के किसानों को सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए। इसीलिए गांधी जी 1917 में चंपारण गए और चंपारण जाकर उन्होंने किसानों का पक्ष लिया और सरकार पर दबाव बनाया, अवैध वसूली का प्रतिशत और अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए सरकार को रजामंद भी किया, सरकार को मनाया भी। ध्यान रखेंगे यही आंदोलन भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयास था। इसको गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन माना जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर gave him टाइटल ऑफ महात्मा। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। पर ये नील क्या है? अरे बाबा, अभी बचपन में सफेद कपड़े नहीं पहने स्कूल में, स्कूल के दिन टी शर्ट पहन के जानी होती थी रोज, तो भर के नील लगा दिया करती थी। अगले दिन हमारे बच्चों की शर्टें सफेद दिख रही होती थी स्कूल में, हमारी नीली ज़्यादा लग गया था। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, नहीं सुना यार मेरे भाई, इंडिगो कपड़ों में नीला रंग देने के लिए इस्तेमाल होने वाला नील, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब तो सिंथेटिक नील का इस्तेमाल होता है, लेकिन 19वीं सेंचुरी से पहले नील की खेती हुआ करती थी भारत में। भारत में नील की खेती किया करते थे किसान, उसी नील की बात कर रहे हैं हम। बीच बीच में आवाज कट हो रहा है, क्या करूं बताओ? अपनी तरफ से तो मैंने पूरी जोर लगा ली है। ये अगर दिक्कत होगी तो फिर तो किसी ना किसी टेक्निकल पर्सन को बुलाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए आप लोग। टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए, अबे वाजपेयी जी हार्दिक की बात नहीं हुई यहाँ पर। हालांकि आदमी हम हार्दिक की बात नहीं कर रहे हैं, तेरे कपड़े हार्दिक में धुलते थे क्या? हार्दिक की बात हो रही है भाई, इसकी सफेद शर्ट हार्दिक में धुल रही है। टॉयलेट के लिए नीला और बाथरूम के लिए लाल, बेटे वो हार्दिक होता है। इरिटेशन हो जाता है, साउंड रुक रुक कर आता है मेरे भाई। देखो अब अगर साउंड रुक रुक कर आ रहा है, देखो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो टेक्निकल प्रॉब्लम है माइक की, जो मैंने कहा मैं ठीक करा लूंगा।
अगर फिर भी इरिटेशन हो रही है तो भाई साहब गाली बक दीजिए मुझे, भला बुरा बोल दीजिए, आ जाइए यहाँ पे पीट लीजिए मेरे को, मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप ये बताइए आपकी इरिटेशन का और क्या इलाज है? इरिटेशन हो जाए तो कहीं आपको मिनिमाइज़ कर दीजिए, यूट्यूब खोलिए, होगा डांस देख लीजिए, थोड़ा फ़तेह अली खान को ठुमके लगा के देख लीजिए, हो सकता है आपकी इरिटेशन कम हो जाए। क्या कर रहा हूँ? मैं तो ये कह सकता हूँ माइक में शायद प्रॉब्लम हो सकती है या सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक कर लेंगे और क्या, है ना? चलिए खैर एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। ये गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन या सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग माना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी गॉट द टाइटल ऑफ महात्मा फ्रॉम रवींद्रनाथ टैगोर। इसी आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसके बाद कहलाए महात्मा गांधी। इसके बाद इसी के अगले साल 1918 में एक और आंदोलन वो कहलाता है अहमदाबाद हिल लेबर मूवमेंट, ठीक है, अहमदाबाद हिल मजदूर आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या अहमदाबाद मिल की खेती से लैंड बैरन हो जाती है ना, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो भारतीय किसानों से उन चीज़ों की खेती करवाया करते थे जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद हुआ करते थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये एक बोनस को लेकर हुआ था, क्योंकि अहमदाबाद में भयंकर प्लेग की बीमारी फैली थी, इसलिए अहमदाबाद मिल मजदूर के या मिल के जो मजदूर थे वो इन मिल मालिकों से मांग कर रहे थे उन्हें वेतन के साथ साथ 35% प्लेग बोनस भी दिया जाए, लेकिन 35% प्लेग बोनस की मांग को नहीं सुना जा रहा था, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए मजबूरन अहमदाबाद मिल के मजदूरों के द्वारा हड़ताल कर दी गई और गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिलने के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचे और जाने के गांधी जी ने भी मिल मजदूरों के लिए 35% बोनस देने की वकालत की और समर्थन किया। और इसी आंदोलन के दौरान देखेंगे गांधी जी ने भी प्रथम बार भूख हड़ताल की। भारत में गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल थी। भारत में पहली बार इसी आंदोलन में हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा की जा रही थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय किया और गांधी जी पूरी तरीके से सफल हुए, क्योंकि भारत में गांधी जी का दूसरा आंदोलन माना जाता है जो कि 1918 में हुआ और 1918 में ही एक और आंदोलन की अगुवाई गांधी जी के द्वारा की गई जो कहलाता है खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद 1918 में ही हुआ खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में खेड़ा जिला आप जानते हैं, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार गरीब किसानों से लगान वसूली करती रही। गांधी जी यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज के एक सदस्य विठल भाई पटेल के साथ पहुंचे और गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में या इस आंदोलन में विठल भाई पटेल के साथ ही पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। सरकार ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल वही किसान करेंगे जो समर्थ होंगे। आप कह सकते हैं कि गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह या किसान आंदोलन था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही सदस्य विठल भाई पटेल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी के साथ गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का समर्थन किया और मजबूरन सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, ये घोषणा करनी पड़ी। फिर बता दो समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटे समझ में? मैंने कहा 1918 में ही गांधी जी का एक और सत्याग्रह एक और आंदोलन हुआ कि गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। वैसे तो पहला आंदोलन चंपारण था, लेकिन आप इसे प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कह सकते हैं क्योंकि इसको गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया। चंपारण सत्याग्रह तो पहले से ही राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चल रहा था, उसके कहने पर केवल गांधी जी उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर विठल भाई पटेल के साथ गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फाइनली सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी कि जो किसान लगान देने में सक्षम है केवल वही लगान देंगे, बाकी लोग लगान न दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये थे गांधी जी के भारत में शुरुआती 3 आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद 1919 में भेजा गया रोलेट एक्ट, रोलेट अधिनियम, इसे संज्ञा दी गई है ब्लैक लॉ या काला कानून की। अब सबसे पहले तो जानेंगे कि रोलेट एक्ट क्यों भेजा गया, इसे हमने काला कानून क्यों कहा। एक तरफ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय जोर शोर से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस उम्मीद से कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं 1917 में जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई तो उससे ये भी जाहिर हुआ, उससे ये भी उम्मीद बन गई कि वाकई हमारे राजनीतिक अधिकारों पर अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब 1919 में रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम पारित करके भेजा गया। इसलिए क्या था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमारे देश में क्रांतिकारी घटनाओं को कम करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ब्रिटेन में एक कमेटी का गठन किया गया था जो कहलाती थी सेडिशन कमेटी। सेडिशन समिति या सेडिशन कमेटी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता में, इसका अध्यक्ष का चेयरमैन था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी या सेडिशन समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे तब चाहे अब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप से क्या था, एक तरीके से दमन था। सेडिशन कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया कि हमें भारत के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा जा सकता था और उसे बिना मुकदमे के ही दंडित भी किया जा सकता था, उसे पनिश भी किया जा सकता था। इसे टेररिस्ट क्राइम एक्ट भी कहा गया, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। लेकिन जब 1919 में रोलेट एक्ट भेजा गया तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया और हमने कहा कि ये तो बिना अभी बिना वकील और बिना दलील का कानून है, ये कैसा कानून हुआ। और ध्यान रखेंगे फाइनली 8 मार्च 19 रोलेट एक्ट अराइव्ड इंडिया, रोलेट अधिनियम का भारत में आगमन हुआ। और जब रोलेट अधिनियम भारत भेज दिया गया 8 मार्च 1919 को, तो इसी के विरोध में गांधी जी के कहने पर 30 मार्च 1919 को सारी जगह सत्याग्रह दिवस मनाया गया। हमारे लीडर्स के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और साफ साफ कहा गया ये कानून एक काला कानून है जिसमें ना ही कोई अपील है, ना ही कोई वकील है, ना ही कोई दलील है, अंग्रेज सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। गांधी जी भी पहली बार राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से इसके विरोध में आ गया है और इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह किया गया। और इसी रोलेट सत्याग्रह के तहत गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने के लिए कहा। पूरे देश में हड़ताल करने का आह्वान गांधी जी के द्वारा किया गया। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी का दिल्ली और पंजाब में एंट्री करना बैन कर दिया क्योंकि गांधी जी बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया करते थे। अगर हम बात करें गांधी जी के ऑल इंडिया स्ट्रगल की, अखिल भारतीय संघर्ष की,
तो आप कह सकते हैं कि ये भारत में गांधी जी का सबसे पहला ऐसा संघर्ष स्थल था जो कि ऑल इंडिया लेवल या अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। आपसे पूछेंगे कि बताइए इस विरोध में, इस आंदोलन में दिल्ली का नेतृत्व किसने संभाला? ध्यान रखेंगे स्वामी श्रद्धानंद ने। और ध्यान रखेंगे भारत में गांधी जी की प्रथम बार गिरफ्तारी इसी आंदोलन के तहत हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहली बार देशव्यापी हड़ताल का इंग्लिश में मेरे भाई, देशव्यापी का मतलब पैन इंडिया होता है, हड़ताल का मतलब स्ट्राइक होता है। अपने शब्दों में जैसे समझ में लिख लीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको हड़ताल का मतलब नहीं पता होगा, हड़ताल तो आप जानते हैं ना, स्ट्राइक होता है। ज़्यादा लकीर फकीर बनने की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देशव्यापी, ऑल इंडिया, पैन इंडिया, कुछ भी लिख लीजिए। सर इनके आगे सर्कल लगाते हैं, सर इनके आगे सर्कल लगाते हैं। ये बेसिकली ना फिल्म की उपाधियां हैं। सर की उपाधि हो गई, राइट हुड की उपाधि हो गई। सर पहली बार गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में जेल गए थे ना, जहाँ बिल्कुल गए थे, लेकिन रोड सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी की सबसे पहली जो गिरफ्तारी थी वो कभी थी रोड सत्याग्रह के दौरान। इन्हें पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आज पलवल हरियाणा में आप जानते होंगे, पलवल स्टेशन से ही गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये पलवल से ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जाना चाहते थे पंजाब। लेकिन पंजाब में गांधी जी का प्रवेश, एंट्री पूरी तरीके से बैन थी। पंजाब में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा था। पंजाब के हालात ज्यादा बुरे थे और यही रीजन है कि जब रोलेट एक्ट का विरोध किया गया पंजाब में, तो पंजाब में ही एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे ज्यादा क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है। और आप जानते हैं वो क्या था? जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल पंजाब के अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कांड। पार्लियामेंट में गरीबी और बेरोजगारी पर नहीं, हिंदू हिंसक है, इस पर चर्चा हो रहा है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है भाई, तेरा एग्जाम क्वालीफाई होना। लोकसभा या संसद टीवी को देखना छोड़िए, नाम की तैयारी कीजिए। पिता की दिल में कुछ नहीं लिखा है, आपको पता है ना? पता होगा। संसद में हमारे सांसदों के द्वारा, ठीक है, क्या भाषण दिया जाता है, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, पूरी तरीके से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे सांसदों को संसद के अंदर है। संसद में, सदन में आप जानते होंगे हमारे जो सांसद है वो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। संसद में हमारे सांसदों के द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य या कोई भी स्टेटमेंट तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो संसद की बात है। और सिंपल सी बात है, जब संसद में पक्ष दल और विपक्ष दल के लोग बैठते हैं वो आपस में यही बातें होती हैं जो हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप शायद पहली बार संसद का सेशन देख रहे होंगे, आपने सोशल मीडिया पर कहीं पर देखी होगी बात, किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने देख लिया होगा। इससे हिंदुओं की आस्था पर घात पहुंचा है। ओ माय गॉड, आपको घात पहुंचाने की क्या जरूरत है? ये बताइए। अगर कोई हमारे बारे में कुछ कहता है, हमारे बारे में मेरे भाई कुछ कहता है, तो ये उसकी मनोदशा है, ये उसकी मेंटालिटी है, ये उसकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसे आपको अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने की क्या जरूरत है? सोचने वाली बात। बेहतर है आपके बारे में कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, ये उसकी प्रॉब्लम रहने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, है ना? कभी सारी बातें सुनकर पक्ष दल के नेता चुपचाप बैठे थे शांति से, तो आप क्यों चल रहे हैं भाई, आप क्यों चल रहे हैं? जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से संसद में ये बातें बोली जा रही थी तो वो सारे खामोश बैठे थे, शांति से बैठे थे, चैन से बैठे थे। तो आप भी चैन से बैठिए ना भाई, ये तो वही बात हो गई। उदय सुस्त और दवा चुस्त, उदय है वो बेचारे शांत बैठे हैं, अब दवाएं आप ज्यादा चुस्त दिखा रहे हैं। भाई संसद है वो, करने दीजिए, सांसद कर रहे हैं ना बात, कोई भी एरा गैरा तो कह रहा बात। हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा, ये व्हाट्सएप के स्टेटस वाली बातें आप मत किया करो। कोई स्टेटस देखिए व्हाट्सएप पे किसी का तो यहाँ पे आके बयान दे दिया, इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी तो यहाँ पे आके बयान दे दिया, ये सब काम यहाँ मत किया करो। राजनीति का कोई धर्म जात बिरादरी नहीं होती है, पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कल भी यही कहूँगा। आप ही लोगों को सबसे ज्यादा, आप जैसे सामान्य जो नागरिक है ना, देश के जो लोग हैं, हमारी जैसी जो बेचारी बेवकूफ जनता है ना, हम लोगों को पड़ी होती है हिंदू मुस्लिम की, पता है तुम्हें? हम लोगों को टेंशन है बस, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। हम लोगों के अंदर ये जहर घुला हुआ है भाई, कि हम हिंदू हैं और तुम मुसलमान हो, और हम मुसलमान हैं तुम हिंदू हो। तो जहर है कि हम सामान्य लोगों के ही मन में है। अगर पॉलिटिशियंस को भी देखेंगे ना जाकर, है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, आरएसएस के जो सबसे बड़े बड़े सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और बीजेपी के जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, सारे के सारे लोगों की फैमिली इन्फॉर्मेशन निकाल कर देख लीजिएगा। जब आप बीजेपी के सारे बड़े बड़े लीडर्स और आरएसएस के सारे बड़े बड़े लोगों की फैमिली डिटेल्स निकाल कर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सबकी बेटियां, भतीजियां, उन सबके घर की लड़कियां, है ना, उन सबकी मैरिज पर हाथ रखी है मुसलमानों में, वो ज्यादातर सारी मुसलमानों की ही ब्याह हुई है। इससे पता चलता है कि उन्हें पर्सनली, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर, उन्हें पर्सनली मुस्लिम से अल्पसंख्यकों से कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक तो केवल, मुस्लिम तो केवल राजनीति खेलने के क्या है, औजार है, हथियार है, याद है, समझ बात? ये बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए अच्छी लगती है कि हिंदू और मुसलमान, लेकिन जब आप पर्सनली देखेंगे ना लोगों की फैमिलीज देखेंगे, आप जब पर्सनली देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई साहब ज्यादातर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, आरएसएस के जो बड़े बड़े लोग हैं, ज्यादातर लोगों के जो दामाद है वो मुसलमान ही है, मुस्लिम से है। उसके बाद अगर मेरी बात बुरी लग रही है ना, अगर मेरी बात सही नहीं लग रही है, चेक कीजिएगा। और दूर क्यों जा रहे हैं आप? आरएसएस प्रमुख है ना मोहन भागवत जी, उनकी फैमिली डिटेल्स निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा तुरंत। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई राजनीति में कोई धर्म जाति नहीं होती है। संसद में कोई क्या कहता है, कोई क्या बोलता है, ये सांसदों की आपसी बात है भाई, इसमें आपको अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया हिंदू खतरे में है, आप बेचारे टेंशन में आ गए, आप इतने टेंशन में आ गए कि आप बेचारे चलती हुई अच्छी क्लास में भी इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचेगी। ठेस नहीं, ठेस पढ़ाई कीजिए, शिक्षित बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे औहदे पर पहुंचिए, अच्छे पद पर जाकर बैठिए, अच्छे ऑफिसर बनिए, अधिकारी बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत रखिए अपने अंदर, देशभक्ति रखिए। इससे ज्यादा सच्चा हिंदू या इससे ज्यादा सच्चा मुसलमान और क्या होगा बताइए आप? है ना, यही जरूरी है। तो बात आप कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो बात आप कर रहे हैं ना, और जिस व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा होगा ना, या अपना स्टेटस लगाया होगा ना, वो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हो सकता है गंवार हो, अनपढ़ हो। सोचिए एक अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी हमारे देश में स्टेटस लगाता है, रील डालता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, और उसकी बात इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप तो पढ़े लिखे भाई, आप तो करियर के स्टूडेंट हैं, आपको तो साक्षात बेसिक से पढ़ाते हैं। ये बात आपके अंदर तो कम से कम इतनी समझदारी होनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। भारतीय हो आप, यू आर इंडियन, देशभक्ति रखिए अपने अंदर, और सिर्फ ह्यूमैनिटी और इंसानियत रखिए। क्योंकि जब आप मर जाएंगे तो आपको नहीं पता है वाकई में स्वर्ग, वाकई में जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं। हो सकता है सारा का सारा यही हो जाता हो। तो व्यक्ति जैसा रहेगा वो वैसा ही जीवन जिएगा। अब जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी हुई, क्या था बेसिकली? जब रोड एक्ट का विरोध सारी जगह हो रहा था, पूरे देश में जनसभाएं की जा रही थी, तो ये विरोध प्रदर्शन पंजाब में चल रहा था। बस बात वैसे ही जैसे बाकी सब जगहों पर चल रहा था। तो जाने के पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किशोर, डॉक्टर सत्यपाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, वहां पर आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो पंजाब में दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किशोर और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये लोग रोड एक्ट या रोड अधिनियम का विरोध कर रहे थे। और सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे थे, रिश्तेदार बेरोजगार बोलते हैं तब तो आघात नहीं होता इन लोगों को।
सही कहा आपने, सही पकड़े आप। तो हमारी दिमाग हमें नल्ला कहते हैं ना, नालायक कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं, तो हमारी आस्थाओं को आघात नहीं पहुंचता है। इन फालतू की बातों से हम बहुत जल्दी आघात पहुंच जाता है हमारे दिल को, है ना, हमारी आस्थाओं को। तो ये भाई, पढ़ाई से बेटर कुछ नहीं। जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे, आपका स्वभाव उतना ही ज़्यादा अच्छा और विनम्र हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और ध्यान रखेंगे इन्हीं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित हुई। और ये सारे लोग बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने का उद्देश्य कोई भी हिंसा करना नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि हम शांतिपूर्वक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। यही सारे लोग कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, एक भारतीय जिसका नाम था हंसराज, ये विभीषण था भाई, का विधि लड़का है। इसी हंसराज नाम के एक भारतीय व्यक्ति ने ये सूचना जाकर जनरल डायर को दी। और आप जानते हैं, वहां पर अपने 150 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचा जनरल डायर, और इसी जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाई। अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चला दी गई जनरल डायर के द्वारा। ना किसी से कुछ पूछा गया, ना किसी को कुछ बताया गया। लगभग 150 पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की, तब तक सारी पुलिस और गोलियां खत्म नहीं हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे, कोई कुएं में कूद दिया, कोई दीवार फाड़ दिया, कोई भगदड़ में मर गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो लोगों की मृत्यु सैकड़ों में हुई थी, लेकिन ऐसा इतिहासकारों का कहना है, ऐसा उस समय के समकालीन लेखकों का कहना है कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट जनरल डायर के द्वारा उतार दिया गया। इस बात से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना का जोर विरोध किया और अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ सर एंड नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई। सर जी, आर्टिकल 51 CHSL में पूछा गया है आज, तो आपने आंसर कर दिया होगा बिल्कुल आसानी से। आर्टिकल 51